जय हिंद जय भारत स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 रिकॉर्ड कर दिया था। आज हम लोग करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने कुछ बेसिक चीज़ें समझी थी, जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या सीखा था। क्रियाकलाप 1.1 कर लिया था, भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन का थोड़ा अर्थ समझा था, और रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं या रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं वो कुछ चीज़ें हम लोगों ने सीखी थी। और हम लोगों ने कुछ तत्वों के नाम भी यहाँ पर तैयार किए थे, जैसे कि हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन सोडियम। कुछ ऐसी चीज़ें हम लोगों ने तैयार की थी, बहुत अच्छे ढंग से उसके तरीके भी बताए थे, ट्रिक्स भी बताई थी कि कैसे आपको ये सब चीज़ें जो है वो तैयार करनी है। ठीक है, अब हम लोग जो सीखने जा रहे हैं वो थोड़ा सा जस्ट उसके 1 स्टेप आगे की चीज़ें। ठीक है, हाँ, ये भी हम लोगों ने लास्ट टाइम में किया था कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन, तो कौन कौन से ऐसे चेंज है, कौन कौन से परिवर्तन है जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होते हैं। मतलब आप कैसे पता लगाओगे कि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है या फिर रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है। ठीक है, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो पहली बात, अवस्था में परिवर्तन हो तब। हाँ, ये हम रिवीजन कर रहे हैं जो कि लास्ट लेक्चर में हमारी चीज़ें चल चुकी है। ठीक है, हाँ, तो क्या अवस्था में परिवर्तन, पहली चीज़ क्या थी, अवस्था में परिवर्तन। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अब अवस्था में परिवर्तन मतलब क्या होता है, जैसे कि एक ठोस है वो द्रव में बदल जाता है। ठोस किस में बदलेगा, द्रव में बदलेगा, और द्रव किस में बदलेगा, गैस में बदलेगा। ये कही जाती है अवस्था में परिवर्तन। ये क्या है, ठोस। जैसे कि बर्फ़ का पानी बनना और पानी का वाष्प बन जाना, ये भी एक क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, ये हो गया अवस्था में परिवर्तन। फिर रंग में परिवर्तन, कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती है जिसमें रंग में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कोई लिक्विड हमने लिया है, वो पीले कलर का, उसमें कुछ मिला दिया, वो लाल कलर का हो गया, तो ये हो जाएगा रंग में परिवर्तन। अगला क्या, गैस का निकास अथवा उत्सर्जन। जब भी कोई अभिक्रिया हो रही है उसमें से गैस निकल रही हो तो हम कहेंगे कि भाई वहाँ पर क्या हुआ है, रासायनिक परिवर्तन हुआ है। ठीक है, तापमान में भी परिवर्तन होता है। तापमान में परिवर्तन यानी हम लोगों ने क्या किया, एक कोई बर्तन ले लिया, उसके अंदर कुछ चीज़ डाल दी। ठीक है, फिर वो चीज़ डालने के बाद अगर उसका पात्र का ताप गर्म हो जाए तो हम कहेंगे कि वहाँ पे क्या हुई है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जैसे कि मैं काम करूँगा, सोडियम का टुकड़ा आता है। ठीक है, अब सोडियम क्या है, 11वें नंबर पे आने वाली एक तत्व है या परमाणु है। अगर उसको हम पानी में डाल देंगे तो तुरंत वहाँ पे गर्मी बनाएगा या तुरंत वहाँ पे उस बर्तन को वो गर्म कर देगा, तो हम कहेंगे कि वहाँ पे क्या हो रहा है, तापमान में परिवर्तन। अच्छा, तापमान में परिवर्तन का एक यहाँ पर क्रियाकलाप अपने को बुक में दिया हुआ है जो आप NCERT में देख सकते हैं। ठीक है, ये वाला क्रियाकलाप 1.3। ठीक है, तो क्रियाकलाप 1.3 को थोड़ा सा अपने देखेंगे, इस पर नज़र लगाएंगे। ठीक है, नज़र इतनी मत लगाना कि कांच फट जाए। ठीक है, तो नज़र में देखो तुम लोग कि यहाँ पर एक कांच की नली है। ठीक है, कार्क है, शंक्वाकार फ्लास्क है, और इसमें कुछ मटेरियल लिया गया है। तो ये जो बर्तन है ना, इसको क्या बोला है इन लोगों ने, शंक्वाकार फ्लास्क। क्या है ये, शंक्वाकार फ्लास्क है। और उसके अंदर क्या किया है, तनु सल्फ्यूरिक एसिड और दानेदार जस्ता या जिंक डाल दिया है। भाई सल्फ्यूरिक एसिड क्या एक तरीके का केमिकल है, एक तरीके का एसिड है, जिसको अपने क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। इसका अणु सूत्र होता है H2SO4। ये सल्फ्यूरिक एसिड का अणु सूत्र होता है। ठीक है, तो इसके अंदर इन लोगों ने क्या डाल दिया, जस्ता या जिंक डाल दिया। क्या डाल दिया, जिंक डाल दिया। तो ये अभिक्रिया हो रही है यहाँ पर, ऑटोमेटिक कुछ गर्म हो रही है। यहाँ पे इन लोगों ने गर्म नहीं किया, देख लो कहीं पे भी बर्नर लगाया है, कहीं पे भी ऐसा कुछ लगाया है जिससे इसको गर्म किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी यहाँ पर क्या होगा, ये बर्तन है ना आपको गर्म होता हुआ दिखेगा, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे क्या हुई है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ये रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाला परिवर्तन में से एक ये परिवर्तन है। ठीक है, अच्छा, कुछ H2 गैस भी बन रही है। यहाँ आप देखो, यहाँ पे कार्क लगाया है। कार्क का काम जानते हो क्या है, कार्क मतलब किसी बोतल या कांच की वस्तु पे लगाने का एक ढक्कन होता है, जिसके बाद यहाँ से आर पार इधर से कुछ नहीं निकल सकता। ठीक है, और बीच में इन लोगों ने क्या किया, NCERT वालों ने कांच की नली लगा दी है। तो नली के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ से जो गैस बन रही है ना, H2 गैस, देखो यहाँ पे लिखा है ना H2 गैस। H2 मतलब कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है, ये यहाँ से निकल रही है। समझ में आई बातें। तो यहाँ हम लोगों ने 2 चीज़ देख रही, देखो, एक गैस का निकास यानी गैस भी निकल रही है, दूसरा पात्र गर्म भी होगा, तो यहाँ पे क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया हुई है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, लिखा है ना, गैस का निकास और ताप में परिवर्तन। ठीक है, चलो क्रियाकलाप को एक बार पढ़ लेते हैं, क्या पता एग्जाम में आ जाए। ठीक है, चलिए क्या दिया है यहाँ पर, एक शंक्वाकार फ्लास्क या परख नली में कुछ दानेदार जिंक लीजिए। एक शंक्वाकार फ्लास्क में हम लोगों को क्या लेना है, दानेदार जिंक। ये दिख रहा है ना, ये काला काला, ये देख लो,
नहीं दिख रहा है तो एनसीईआरटी के नोट लो, उसको आंखों के थोड़ा नज़दीक लाओ तो दिखेगा। अगर वो भी नहीं है तो मोबाइल को लैपटॉप में ये जो वीडियो चल रहा है ना उसको लैपटॉप में चला के देखो, ठीक है, तो और अच्छे से दिखेगा। अगर फिर भी नहीं दिखे तो आंखें के चश्मे की जांच कराइए अब, ठीक है। चलिए तो क्या कर रहे हैं हम लोग, इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दीजिए। हमको इसमें क्या मिलाना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाना, या फिर हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड भी इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप बोलोगे सर हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ से लाए, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको कहीं भी मिल जाएगा, ठीक है, इधर उधर मिल सकता है। आप प्रयोगशाला में जाओगे वहाँ मिल जाएगा, नहीं तो स्टेशनरी की कोई बड़ी दुकान होती है ना अच्छी से, जहाँ पे केमिकल का सब सामान मिलता है, वहाँ से मिल सकता है। हालांकि आपको लाने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ समझेंगे, ठीक है। अच्छा, एक बात और बता देता हूँ मैं राज की बात। अब हम जब चैप्टर 5 पढ़ेंगे, जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस पढ़ेंगे, तो उसके अंदर ये वर्ड फिर से आएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका यूज़ हमारे आमाशय में होता है, ठीक है। यानी यूँ समझो कि ये इतना खतरनाक एसिड है, ये बाहर कंपनी में भी, इधर उधर फैक्ट्रियों में बनता है, साथ साथ में हमारे पेट के अंदर भी बनता भी है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। सावधानी, अम्ल का इस्तेमाल सावधानी से कीजिए। यहाँ पे सावधानी भी बोली है कि एसिड का यूज़ है ना, यहाँ पे ये देख लो, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, उसको सावधानी से प्रयोग करना है। क्यों सावधानी से प्रयोग करना है, क्योंकि ये एक एसिड है। क्या है, एसिड है। अगर आपके हाथ पे गिर जाएगा तो क्या हो जाएगा, जल सकते हैं। अगर आपके मुंह पे गिर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। आप लोगों ने न्यूज़ों में देखा ही होगा कि कोई प्रेमी था, प्रेमिका ने उसको भाव नहीं दिया या फिर कुछ ये नहीं हुआ तो भाई साहब उसके ऊपर एसिड डाल के चले गया, वो बहन जले मुंह लेकर घूम रही है, वो प्रेमी सोचता है मेरी नहीं तो किसी की नहीं, ऐसी घटनाएं बनती है। इसीलिए सावधानी, क्या बोला है, सावधानी। अम्ल का इस्तेमाल सावधानी से कीजिए, ठीक है। तो ये जो अम्ल है इसका बड़ी सावधानी से हमें उपयोग करना है। क्या जस्ते के दाने के आसपास कुछ होता दिखाई दे रहा है, हाँ भाई दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, उसके बाजू में गैस बन रही है। कौन सी गैस बन रही है, हाइड्रोजन, ठीक है। अगली लाइन क्या दी है, शंक्वाकार फ्लास्क या परख नली को स्पर्श कीजिए। इस परख नली या जो फ्लास्क आपने लिया उसको छूना है, ऐसा टच करना है। देखो मैं टच कर रहा हूँ, गर्म लग रहा है भाई, हाँ यार गर्म लग रहा है। क्या कैसा लग रहा है, गर्म लगेगा, ठीक है, ऐसा। तो क्या बोला है, स्पर्श कीजिए। क्या इसके तापमान में कोई परिवर्तन हुआ, मैं बोलूँगा हाँ यार परिवर्तन तो हुआ, गर्म लग रहा है, गर्म लग रहा है, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे दो रासायनिक परिवर्तन होने के लिए आपको एक क्रियाकलाप करके यहाँ पर समझाया गया है। अगर आप बहुत अच्छी किसी स्कूल में पढ़ते हैं, आपने ज़्यादा अच्छा पैसा दिया है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको ये प्रैक्टिकल कराए जाते हैं, ठीक है। आप CBSE में पढ़ रहे हैं, जहाँ अच्छी स्कूल है, जहाँ महीने का 5-10 हज़ार 15-20 हज़ार फीस होती है, साल की 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख फीस होती है, उनके यहाँ पे कराए जाते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल। हम तो भाई सरकारी वाले थे, सरकारी तो नहीं कहूँगा लेकिन अच्छी स्कूल थी, ठीक है। तो अभी बात आ रही है भैया रासायनिक समीकरण, ठीक है। उतना जो टॉपिक था हमारा वो ख़त्म हो चुका है, जिसमें हमने सीखा था कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो हम पता कैसे लगाएंगे कि हो रही है, उसके दौरान परिवर्तन क्या क्या होता है। कौन कौन से परिवर्तन थे फिर से याद करेंगे। रंग में परिवर्तन, कौन सा था, रंग में परिवर्तन। दूसरा था अवस्था में परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन होता है, अवस्था। अवस्था मतलब जो ठोस है वो द्रव में बदल रहा है तो हम कहेंगे कि वहाँ रासायनिक अभिक्रिया हुई है। द्रव से गैस में बदल रहा है तो हम क्या कहेंगे, वहाँ रासायनिक अभिक्रिया हुई है, ठीक है। या फिर उसके रंग में परिवर्तन होगा तभी कहेंगे, या फिर अभी क्रियाकलाप में हम लोगों ने समझा कि कोई गैस बन रही हो तो, और गैस कौन सी बन रही थी, अभी पिछले क्रियाकलाप में हाइड्रोजन गैस बन रही थी, आपने देख लिया था। दूसरा, तापमान में कोई परिवर्तन हो तो फ्लास्क को आप टच करेंगे तो आपको गर्म महसूस होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्रियाकलाप 1.1 का विवरण है। भैया तुम छोटे काहे हो गए, हम तुम्हें बड़े कर देंगे। हाँ ठीक है, क्या बोला है, हे भैया कहाँ गया, फिर से। चलो अब देखते हैं क्रियाकलाप 1.1 का विवरण। क्रियाकलाप 1.1 मतलब कौन सा क्रियाकलाप, आप बुक में देखो क्रियाकलाप 1.1 जो मैंने पिछली बार आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन किया था, ठीक है। मैं देख लेता हूँ क्रियाकलाप 1.1, ये रहा, ठीक है। ये वो वाला है जिसमें आप मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जला रहे हैं, ठीक है। लेक्चर नंबर 1 में हम लोग समझ चुके हैं किसको जला रहे, देख लो, मैग्नीशियम के रिबन को ऑक्सीजन के साथ जला रहे हैं, वो वाला, ठीक है। चलिए अब उसकी वहीं से शुरुआत करते हैं। हाँ, क्रियाकलाप 1.1 से कुछ बात यहाँ पे उठा रहे जिसमें हम सीखेंगे रासायनिक समीकरण क्या है, उसको क्यों लिखना जरूरी है,
ठीक है। अगर मैं आपको ऐसा लिख के दूँ, अगर मैं यहाँ पर ऐसा लिख के दे देता हूँ, चलो भाई, कि अगर मैं यहाँ पर ऐसा लिख के दे देता हूँ कि भाई कोई अभिक्रिया हुई है, जैसे कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन जल के कार्बन डाइऑक्साइड बना दे रहा है, जैसे कि ये कार्बन है, इसके साथ ऑक्सीजन जला, फिर ये CO2 बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना। ये अक्सर होता है, हम लोग कोई भी चीज़ जलाते हैं ना, उसके अंदर कार्बन होता ही है। पहली बात, जो चीज़ जल रही है अगर वो काली पड़ जाए तो समझ जाना है वो कार्बन से बनी हुई वस्तु है, उसमें कार्बन की मात्रा है। आज जब मैं कहूँ कि पृथ्वी के ऊपर सबसे ज़्यादा कोई तत्व है, अगर आप उपस्थिति धरती पे देख सकोगे तो वो होएगा कार्बन। कौन होगा? कार्बन। जो चीज़ें जलाने के बाद काली पड़ जाए तो वो क्या है? उसके अंदर कार्बन है। अब लोग सर ऑलमोस्ट चीज़ें, तुम्हारा चेहरा जला दो काला पड़ जाएगा, तो मतलब समझ लो तुम्हारे शरीर के अंदर भी क्या है? कार्बन है। तुमको कार्बन कहाँ से मिला? ग्लूकोज के अंदर से। ग्लूकोज जानते हो, C6H12O6, ये ग्लूकोज का अणुसूत्र, इसमें भी कार्बन है ना। ये तुम्हारे शरीर को यहाँ से कार्बन मिल जाता है, ठीक है। तो अगर मैं कार्बन को जब जलाऊं, कभी भी जैसे लकड़ी को जला रहा हूँ, ठीक है, अब आपको पता है कि कोई भी चीज़ जलने के लिए ऑक्सीजन का प्रयोग करती है, ठीक है। फिर कार्बन और ऑक्सीजन जलकर क्या बना रहा है? CO2 यहाँ पर बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहा है। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ दर्शा कर बता दिया, C+O2 CO2, ये समीकरण है, ठीक है। और क्यों लिखने जरूरी? क्योंकि शॉर्टकट में हो जा रहा है। अगर मैं इसका बड़े में लिखता तो कैसे लिखता? कार्बन, क्या लिखता? कार्बन प्लस ऑक्सीजन गैस, क्या लिखता? ऑक्सीजन, ठीक है। फिर ये क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्साइड बोलते कि ऑक्साइड, दोनों सही है, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड बना। आपको पता है दोनों में से इजी कौन सा लिखना? ऊपर वाला। नीचे वाले में थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन ये भी समीकरण, ये शब्द समीकरण है, ठीक है। अच्छा, ये भी समीकरण है। तो बोले सर समीकरण बनाया क्यों गया? तो अगर मैं ये प्रोसेस को समझाता, आपको देखने से पता लग रहा है कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन का दहन हुआ है। क्या हुआ है? दहन। इसका मतलब होता है दहन होना, जलाना, ठीक है। तो CO2 बना है। इससे आप सिर्फ देखने भर से समझ सकते हैं। लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं लिखता, ऐसा भी तो लिख सकता था कि कार्बन का ऑक्सीजन के साथ दहन होकर क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ऑक्साइड वातावरण में मुक्त होता है, वातावरण में मुक्त होता है, मुक्त होता है। देखो ये लाइन मैंने कौन सी लिखी? इसको देखकर लिखी है। अब आप ये समझो कि ये लाइन इजी लिखना है कि ऊपर का चीज़ लिखना इजी है, ठीक है। आपको पता चल जाएगा देखने भर से। अगर फिर भी आपको पता नहीं चल रहा है, मतलब आप अंधे हो, ठीक है। आपको देखने भर से पता चल जा रहा है कि ऊपर वाली लाइन जो है वो बड़ी ईजी सी लग रही है। ये जो लाइन लिखी है हकीकत में क्या? समीकरण है। क्या है? समीकरण, ठीक है। अब हम लोग जो बात कर रहे थे, हमारी वापस बुक पे आते, ठीक है। हाँ, अब ये वाली बात आपको और अच्छे से समझ में आएगी जो किताब से उठाई गई है। देख लो क्या लिखा है यहाँ पर। क्रियाकलाप 1.1 का विवरण। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है, ठीक है, उसमें बताया था ना किसका दहन हो रहा है? मैग्नीशियम का। तो दहन हो रहा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। आपको ये दिमाग में बिठा लेना है, कोई भी चीज़ जल रही है तो उसमें ऑक्सीजन का प्रयोग होगा ही होगा, ठीक है। जब दहन की बात आ जाए तो वहाँ ऑक्सीजन समीकरण में ऐड हो ही जाएगा। इतना आपको दिमाग में हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। किसका उपयोग होगा? ऑक्सीजन के, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के कोई चीज़ जल ही नहीं सकती है, ठीक है। नहीं तो आप ट्राई करके देख लेना, मोमबत्ती जलाना, खुले में जलेगी, कांच का गिलास लेना, उसके ऊपर ढक देना, कुछ समय बाद मोमबत्ती बुझ जाएगी। समझ में आई बात है? क्योंकि उसको क्या नहीं मिल रहा है? ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। या फिर आप एक बॉक्स लेना, ठीक है, उसके अंदर दिया जला के उसको एकदम फिट पैक करके रख देना, कुछ समय बाद वो दिया बुझ जाएगा। वो तब तक जला रहेगा जब तक कि उसके आसपास ऑक्सीजन होगी, तब तक ही वो जला रहेगा। तो ये याद रखना है कि जो भी चीज़ जल रही है वहाँ किसकी उपस्थिति होगी? ऑक्सीजन की उपस्थिति। तो मैग्नीशियम की रिबन का दहन होता है, तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है। वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है। समझ में आया?
कोई भी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण, जो रासायनिक अभिक्रिया हुई है, ये वाक्य के रूप में कितनी लंबी है, जो अभी मैंने कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन के साथ मैंने समझाई है। ठीक है, इसे संक्षिप्त रूप में लिखा जा सकता है। इसे शब्द समीकरण रूप में लिखना सबसे सरलतम विधि है। कौन सा? शब्द समीकरण। देख लो, यही वाली बात है। अरे हाँ, तो देख लो, ये भी एक अभिक्रिया थी, अभी मैंने बताई, तो ये शब्द समीकरण है। कौन सा है? शब्द समीकरण। तो ये लिखना इजी है कि ये हमको पता है कि ये लिखना इजी है इसकी तुलना में। ये वाक्य के रूप में मैंने लिखा है, ठीक है, और ये किस में लिखा है? शब्द समीकरण के रूप में यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, सेम वही बात यहाँ पे भी लिखी गई है। हाँ, अब देख लो, वो अभी अभिक्रिया दी थी, वो देखो क्या लिखा है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इधर एक एरो कर दी गई है, फिर यहाँ पे बताया मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये वाला लिखना इजी था कि अभी जो हमने पढ़ा वो वाला इजी था। ठीक है, लिखना इजी कौन सा है? इस समीकरण के ढंग से। ठीक है, चलो दूसरी बात अभी मेरे को यहाँ से बतानी पड़ रही है, वो ये है कि भाई कोई भी अभिक्रिया यहाँ पर हो रही है, अभिक्रिया होते समय देखो, ये लीटी का मतलब क्या होता है? ये एरो का मतलब इधर का जो मटेरियल है ना, वो अभिक्रिया के बाद बन चुका है। जैसे कि मैं हूँ, भगवान ना करे कल को मेरी अर्थी उड़ जाए, तो मेरे को जलाने के बाद जो कुछ मटेरियल बचेगा वो इधर साइड वाला होगा, उससे पहले मैं जो जिंदा हूँ वो इधर साइड वाला होगा। समझ में आई? तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो प्रोडक्ट बनता है, क्या बनता है? प्रोडक्ट, या हम उसे कहते हैं उत्पाद। क्या कहते हैं? उत्पाद। ये कहलाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या कहलाता है? यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड दे दिया है, और यहाँ पर क्या है? मैग्नीशियम है, और यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन है। देख लो, मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, और यहाँ पे क्या बना रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जा रहा है। तो यहाँ पर क्या, ये समीकरण दिया है, तो कितना इजी है समीकरण से समझाना चीज़ों को। क्या वाक्य के रूप में लिख कर समझाओ, वो इजी है। अब खुद तय कर लो। ठीक है, क्या तय करना हमें? वाक्य सरल है या ये शब्द समीकरण सरल है? ठीक है, समीकरण सरल है जिसमें आप इजीली चीज़ों को बता सकते हैं। अभिक्रिया 1.1 में मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ है जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इन्हें अभिकारक कहते हैं। देख लो, ये क्या है? यहाँ पे एक नाम लिखा, अभिकारक। यानी अभिक्रिया के पहले जो कुछ भी चीज़ें ली जाती है, इसको हम क्या कहते हैं? अभिकारक। क्या कहते हैं? अभिकारक। आपको 2-3 बार मन में इस चीज़ को बोलना है, क्या कहते हैं? अभिकारक, नहीं तो फिर चीज़ें याद ही नहीं होगी भाई। ठीक है, क्या कह रहे हैं? अभिकारक। अभिकारक को कुछ लोग इंग्लिश में, क्या इंग्लिश वाले कहते हैं? रिएक्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिएक्टेंट, मतलब अभिकारक। जो मटेरियल पहले लिया गो, जैसे आपके घर पे खाना बनना है तो वो प्याज है, मुर्गी है, मटन है, टमाटर है, बटाका, आलू, जो कुछ भी है वो सब क्या? अभिकारक। उसके बाद में वो थाली में जो परोसा जाता है गर्मा गर्म, जिसको आप यूँ करके खाते हैं, वो क्या है? उत्पाद, यानी प्रोडक्ट है। जो चीज़ बन चुकी है वो क्या है? प्रोडक्ट, यानी उत्पाद। समझ में आई बात है? इधर यहाँ पे लिखा है, देखो, अभिक्रिया 1.1 देख लो, मैं मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन, ये देख लो, मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ है जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इन्हें क्या कहते हैं? हम अभिकारक कहते हैं। समझ में आया अभिकारक वाले? इस अभिक्रिया में एक नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है और इसे हम उत्पाद कहते हैं। तो उत्पाद किसे कह रहे हैं? अभिक्रिया के बाद जो नया पदार्थ बन रहा है, अभिक्रिया के बाद जो नया पदार्थ बन रहा है, ये क्या कहलाएगा? उत्पाद। क्या कहलाएगा? उत्पाद। हर अभिक्रिया में ऐसा होगा। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? उत्पाद, या हम इसे क्या कह सकते हैं? प्रोडक्ट। क्या कह सकते हैं? प्रोडक्ट। समझ में आई इतनी बातें? ठीक है, चलिए, तो अब रासायनिक समीकरण लिखना कैसे हम लिख सकते हैं, वही बातें इसमें दी गई है, बुक का ही है। रासायनिक समीकरण लिखना कैसे लिखेंगे? क्या रासायनिक समीकरण के निरूपण की इससे भी संक्षिप्त विधि है? क्या इससे भी शॉर्टकट मेथड है? जैसे यहाँ पे हम लोगों ने लिखा शब्दों के रूप में, इससे शॉर्टकट मेथड क्या है? वो क्या है? ABCD वाले लेटर्स में लिखना। ठीक है, जैसे कि कार्बन की क्या लिख के दिखाई थी यहाँ पर, ये देख लो, ये रही। देखो, इसकी इससे सरल क्या है? ये वाला नीचे लिखा है, ये मैंने पूरा वाक्य लिख दिया है, इससे ऊपर मैंने लिख दिया शब्द समीकरण। क्या लिख दिया है? शब्द समीकरण। अब इससे भी सरल कौन सा है? ये ऊपर वाला है। समझ में आया? बस वही वाली बात अभी यहाँ पर वापस शुरू होने जा रही है। देखो, क्या रासायनिक समीकरण के निरूपण की इससे भी संक्षिप्त विधि है? इससे मतलब किससे? जो भी शब्द समीकरण लिखा था। ठीक है, शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरणों को अधिक संक्षिप्त तथा उपयोगी बनाया जा सकता है। किसका प्रयोग करके? रासायनिक सूत्र। किसका? रासायनिक
सूत्र। तो ये क्या है, मैग्नीशियम, ये ऑक्सीजन और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये है रासायनिक सूत्र। और ज़्यादा छोटा फॉर्म आपको यहाँ पर क्रिएट कर कर बनाकर आपको यहाँ पर दे दिया गया है, ठीक है। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। ये क्या दर्शा रहा है, रासायनिक अभिक्रिया को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है, रासायनिक अभिक्रिया को दर्शा रहा है। अब छोटी क्लास के किसी बच्चे को पूछोगे तीसरी चौथी वाला, तो क्या बोलेगा, हाँ भैया ये तो M है, ये स्मॉल g है, ये ऑक्सीजन और यहाँ पे 2 लिख दिया है, ये M है, ये G है, ये O है, वो यही बोलेगा, ठीक है। क्या बोलेगा, वो छोटा बच्चा यही बोलेगा। लेकिन अब ये यहाँ पर क्या दर्शा रहा है, देख लो, रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। यहाँ पर दर्शा रहा है, यहाँ पे पता चल रहा है कि यहाँ एक अभिक्रिया हुई है। क्या हुई है, अभिक्रिया हुई है। कौन सी अभिक्रिया हुई है, यहाँ पर ये अभिक्रिया हुई है कि यहाँ पे मैग्नीशियम को जलाया गया है ऑक्सीजन के साथ। किसको जलाया गया है, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जलाया गया है। और बन क्या रहा है भाई साहब, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यदि आप मैग्नीशियम ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्रों का स्मरण करें तो उपरोक्त शब्द समीकरण इस प्रकार लिखा जा सकता है। आपको क्या बोला, स्मरण करें। स्मरण करने की बात ये लोग क्यों बोल रहे हैं, आप समझो बात को, क्यों ऐसा आपको बोल रहे हैं कि स्मरण करें। तो मैं तो बोलूँगा भाई ज़्यादा स्मरण करने की ज़रूरत नहीं है। आप स्मरण सिर्फ इतना करें कि पिछली क्लास को स्मरण कर ले, पिछले लेक्चर को स्मरण कर ले, जिसमें मैंने बताया था कि मैग्नीशियम को Mg से दर्शाते हैं, ऑक्सीजन को O से दर्शाते हैं, कार्बन को C से दर्शाते हैं। ये सब डिटेल मैंने वीडियो पूरा 50 मिनट का वीडियो बनाया था सिर्फ इसी बेसिक के लिए। और ये लोग स्मरण करने को क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये सेम चीज़ें आपकी 9वीं कक्षा में आ चुकी है। चैप्टर 3 या 4 में आपको यही चीज़ें सब बताई गई थी, ठीक है। तो दिमाग में सोचो कि कौन सा आया था। 9th कौन कौन पढ़ा तुम में से, और कौन बिना पढ़े मुंह उठाकर यहाँ पर आया है। 9th कौन कौन पढ़ा है भाई, सब लोग पढ़े, हाँ। तो आपको स्मरण आया ये वाला, मैग्नीशियम को Mg से दर्शा रहे हैं, ऑक्सीजन को O2 से, और ये MgO इसको बोले मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब आप टेंशन मत लीजिए कि मैग्नीशियम ऑक्साइड नाम कैसे पड़ा, नाम कैसे पड़ा वो मैं आपको सिखा दूंगा आगे, ठीक है, बरोबर। चलिए, तो संतुलित रासायनिक समीकरण के महत्व। अब यहाँ पे आएगा संतुलित, संतुलन करना। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, आपको कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है इसमें, हमने समीकरण तो लिख दिया, लेकिन देखो यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पे भी एक मैग्नीशियम है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पे 1 क्यों है। वो 1 ऑक्सीजन कहाँ गया मिल्लौड़, बोलिए जज साहब, वो 1 ऑक्सीजन गया तो गया कहाँ, ठीक है। तो इसको वापस ठिकाने पे लगाने के लिए कि भाई जो ऑक्सीजन गायब हो जा रहा वो कहाँ गया, वापस कैसे लाए, उसको हम कहते हैं समीकरणों को संतुलित करना। क्या कहते हैं, संतुलित करना, ठीक है। संतुलित कैसे करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर एक उदाहरण दे देता हूँ आपको। हाँ ये वाला ठीक है, हाँ इसको क्लीन करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि भाई जो हाइड्रोजन है ना वातावरण में, वो H2 के फॉर्म में ही रहती है। हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, हाइड्रोजन को दर्शाते हैं हाइड्रोजन से, ठीक है, ये पहले नंबर का तत्व है, लेकिन वो H2 के फॉर्म में ही वातावरण में रहेगी, ठीक है। वो अकेला कभी रह ही नहीं सकता है। वो क्या करेगा, एक हाइड्रोजन अकेला दूसरे को साथ में रहेगा, बोले भाई तो मेरे साथ रहे हमेशा। बचपन में नहीं हम लोग छोटे होते तो ऐसे मतलब ऐसे हाथ पे हाथ रख के जहाँ जाते वहाँ भाईबंद बोले ये मेरा मित्र है, परम मित्र। बाद में पता नहीं कहाँ इत्र बन के उड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये H2 है और इसी के साथ में क्या लगा रहा है, O2 लगा रहा है। क्या लगा रहा है मैं इधर, O2। और आपको पता है कि पानी का अणु सूत्र क्या है, नहीं पता है तो जान लो आज, H2O। क्या है, H2O। ये पानी का अणु सूत्र है ना भाई, ये पानी का अणु सूत्र। आप देखो इधर 2 हाइड्रोजन है, इधर भी 2 हाइड्रोजन है, इधर O2 है, इधर एक ही O है मिल्लौड़। ये बताइए यहाँ का O कहाँ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, समीकरणों को संतुलित करना पड़ेगा। मतलब इधर जितने हैं उधर भी इतने ही होने चाहिए। जितने हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिए हैं, अभिकारक लिए हैं, उतने यहाँ पे क्या होने चाहिए, यहाँ पर उत्पाद होने चाहिए। जितने तत्व इधर अभिकारक में है उतने ही कहाँ होना चाहिए, उत्पाद में होने चाहिए। अगर नहीं है तो हमको दोनों और बराबर करना है, और कैसे करना है वही हम सीखेंगे अगले लेक्चर में, जिसका नाम रहेगा रासायनिक समीकरण का संतुलन, ठीक है। और बहुत अच्छा टॉपिक होने वाला है। तो लेक्चर नंबर 2 आपने देखा है, लेक्चर नंबर 1 अगर आपने नहीं देखा है तो देख कर आइए अच्छे से। और तीसरे में हम लोग बहुत अच्छा टॉपिक सीखेंगे, जिसमें से कभी कभार बोर्ड में से संख्या और चीज़ें आ जाती है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले लेक्चर में।